नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और गंगा सवेरा में आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड की वो खबरें जिन पर दिन भर रहेगी हमारी नजर। बिल्कुल दीपा के साथ गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता और आज गंगा सवेरा में बात होगी समाजवादी पार्टी की और तमाम ऐसी खबरें रहेंगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हो रही हलचल हो या उत्तराखंड में मौसम का हाल हो, चार धाम यात्रा की अपडेट हो। ये तमाम खबरें आपको इस खास शो गंगा सवेरा में मिलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं गंगा सवेरा की शुरुआत। और बड़ी खबर है, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दे, बड़ी खबर दें कि जल्द ही हो सकता है नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है और कल ही स्वतंत्र देव को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। अब देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि जल्द ही नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और नाम किसका होगा, किसको फाइनल किया जाएगा, इसको लेकर भी लंबा मंथन चला। अब ये कहा जा रहा है कि जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश भाजपा को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है और इसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है। अब ये बड़ी जानकारी देखिए, स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। कल ही नेता सदन विधान परिषद में स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया। उसके बाद से अब ये कयासबाजियां और भी चल रही हैं कि जल्द ही एक दो दिन या फिर कभी भी नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बिल्कुल जल्द ही ये नाम सामने आ सकता है। एक लंबा वक्त जैसे ही उनके मंत्री बनने के बाद, विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद ही इस पद को लेकर के अब देखना होगा कि कौन कौन से नामों पर मंथन के बाद मुहर लगी है। लेकिन जल्द ही बीजेपी महकमे से उत्तर प्रदेश के बड़ी खबर आ सकती है, प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानकारी लेते हैं कि सियासी गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, किसके नाम को लेकर के चर्चा ज्यादा है, क्या जानकारी है शैलेश? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो पहले ही ये माना जा रहा था कि 20 तारीख के पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। इसके पीछे वजह जो थी वो ये कि 20 और 21 तारीख को, यानी आज दूसरा दिन है जब जयपुर में शीर्ष स्तर पर बैठक हो रही है जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है और ये माना जा रहा था कि इस बैठक से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी ताकि जो भी नए पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष हो वो उस बैठक का हिस्सा बने, जिससे आगे की जो 24 को लेकर रणनीति है या बाकी उसके ऊपर बात हो सके। लेकिन पार्टी में इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बैठकों का सिलसिला था वो जरूर कुछ बैठकें हुई दिल्ली में, लेकिन नाम तय नहीं हो पाया, जिसके चलते वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वही इस समय जयपुर गए भी हुए देखिए इस बैठक के लिए। और पहले उनको देखिए कैबिनेट मंत्री बनाया गया और अब विधान परिषद में भी बड़ी भूमिका दे दी गई है, नेता विधान परिषद की जिम्मेदारी उनको दी गई है। तो ऐसे में ये तय मानकर चलिए कि जब एक और जिम्मेदारी मिली है तो ऐसे में बहुत जल्द अब नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो है एक व्यक्ति एक पद की। तो ऐसे में बहुत जल्द प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है अगर उसकी बात करते हैं तो देखिए ब्राह्मण वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC ST, इसमें हमने सभी जो नाम थे जिनके ऊपर चर्चा चल रही है वो बताए थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें चर्चा की तो वो नाम पिछड़े वर्ग से और इसके बाद ब्राह्मण वर्ग से सामने आ रहे हैं। उसके पीछे वजह है क्योंकि वोट बैंक जो है, वोट शेयर जो है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जा रही है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो जो पिछले प्रदेश अध्यक्ष जो भी रहे हैं, चाहे स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए, उससे पहले अगर आप चले जाए महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, तो जितने भी आप नाम देखेंगे तो उसमें एक चीज निकल कर आएगी, या तो पिछड़े वर्ग से या फिर ब्राह्मण वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। शैलेश, और सामने 2024 के आम चुनाव भी हैं और इसलिए भी नाम को बहुत मंथन के बाद बहुत फूक करके किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि सामने चुनाव है, अच्छा करना है, ये भी जिम्मेदारी होगी प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर। शैलेश, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए 24 का चुनाव है और लगातार अगर उत्तर प्रदेश में आप बात करें तो 2014 का चुनाव जो लोकसभा की सीटें थी वो सबने देखी, इसके बाद 17 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 2022, तो लगातार उसके बीच में 19 भी देखे तो 2014, 2017, 2019 और 2022 के जो परिणाम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस तरह के परिणाम आए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा, वो सबने देखे। और उस दौरान कौन कौन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहे ये भी सबने देखा। आगे अब बात हो रही है 2024 को लेकर और 24 में उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा राज्य 80 लोकसभा की यहाँ पर सीटें हैं
और 22 के जो परिणाम सामने आए विधानसभा के, उससे पार्टी और ज्यादा उत्साहित भी है। ऐसे में पार्टी का ये मानना है कि अगर सही से पिच पर बैटिंग की जाती है तो परिणाम जो 2019 के निकलकर सामने आए थे लोकसभा में, उससे भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। और उसमें एक बड़ा वोट बैंक होगा ओबीसी का। तो ओबीसी वोट बैंक की अगर बात की जाए, ब्राह्मण वोट बैंक की बात की जाए, तो एक बड़ा चंक है यहाँ पर। ऐसे में अगर इस वर्ष से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो एक मैसेज भी देखिए वहां पर जाएगा। देखना होगा कि अब पार्टी किस तरह का फैसला लेती है, लेकिन ये तय मानकर चलिए अगले 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर बहुत जल्द उत्तर प्रदेश को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। और उसके बाद देखिए लगातार रणनीति बननी पहले ही शुरू हो चुकी है। 24 में किस तरह से, अभी जब प्रधानमंत्री का लखनऊ में दौरा हुआ, उन्होंने मंत्रियों के साथ में बैठक की, तो कहने के लिए वो बैठक जो थी वो मंत्रियों के साथ परिचय को लेकर थी, उनके बहुत साथ सारी चीजों को देखना भी है, सामने चुनाव है, उसको लेकर भी जी बहुत जरूरी है। और जल्द ही जिसके नाम को लेकर भी मंथन होगा या फिर जिसके नाम को भी फाइनल किया जाएगा, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें देखे जाएंगी, बहुत पैमाने होंगे और उस पर जो खरा उतर रहा होगा, संदेश भी देना है और चुनाव भी है, और सब कुछ देख के ही नाम को फाइनल किया जाएगा। लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल दीपा, सवाल यही अहम है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह को कोई नई भूमिका दी गई है, वो भी बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है जिस पद पर हैं, और कैबिनेट मंत्रालय में भी जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा उन्हें दिया गया है। तमाम चीजें रही हैं स्वतंत्र देव सिंह को लेकर के, और अब उन्होंने ये जिम्मेदारी अच्छी निभाई। नई जिम्मेदारी के तौर पर विधान परिषद में सदन के नेता का बदलाव करके स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में सदन नेता बनाया गया। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की जगह अब स्वतंत्र देव सिंह को सदन का नेता नियुक्त किया गया है। हम आपको ये भी बताते चले कि यूपी विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार 23 मई से शुरू होने जा रहा है, और दूसरी बार सत्ता में आने के बाद योगी सरकार की तरफ से ये पहला बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में इस बजट पर तो निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन इस बार मंडल में भी एक बदलाव है। और वहीं लखनऊ में नए विधायकों को आज ट्रेनिंग दी जाएगी। आज प्रबोधन कार्यक्रम के दूसरे दिन सभी मंत्रियों और सदस्यों को विधानसभा के भीतर मंडल में ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोपहर 2 बजे से सभी मंत्रियों सदस्यों की ई विधान सिस्टम को लेकर ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जो विधानसभा के मंडप में होगी, और सभी को बताया जाएगा कि कैसे टैबलेट को ऑपरेट करना है। बिल्कुल, और आज सुबह 11:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह का समापन करेंगी, और समापन समारोह में सीएम योगी भी विधायकों को संबोधित करेंगे। तो देखिए 2 दिन का ये ट्रेनिंग था, पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक किया गया है, डिजिटल किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। विधान परिषद के सभापति ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएं। कल दोपहर 3:30 बजे विधान परिषद के सभापति ने ये बैठक बुलाई है। सभी पार्टियों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले सर्वदलीय बैठक की खबर कल 3:30 बजे। लखनऊ से खबर है, सपा विधानमंडल दल की बैठक के समय में बदलाव किया गया है। आज के बदले पहले आज होनी थी, लेकिन आज के बदले अब कल होगी सपा विधानमंडल दल की बैठक, और वक्त भी है देखिए कल दोपहर 12 बजे का वक्त डिसाइड किया गया है। विधानमंडल दल की बैठक होगी। प्रबोधन कार्यक्रम के चलते बैठक के समय में तब्दीलियां की गई हैं। आज सभी विधायकों का प्रबोधन का कार्यक्रम है, और आज विधायकों को ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग दी जानी है, और इसीलिए आज शाम तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। विधायकों की ट्रेनिंग चलेगी। 23 मई से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का सत्र, और इससे पहले सपा विधान मंडल दल की बैठक 26 मार्च को हुई थी। इससे पहले और 26 मार्च की बैठक में अखिलेश को नेता विपक्ष चुन लिया गया था, नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया था। और आज जो बैठक होनी थी विधानमंडल दल की, वो आज नहीं होगी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है विधायकों की। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो डिसाइडेड वक्त था, जो आज तय था, उसमें बदलाव किया गया है। अब कल होगी विधानमंडल दल की बैठक, इस पर लगातार नजर रहेगी क्या कुछ इस बैठक में होता है। कल दोपहर 12 बजे बैठक होगी। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। रामपुर में ही मौजूद है आजम खां। आपको बताएं कि आज कुछ बड़े नेताओं से आजम की मुलाकात हो सकती है, ये खबर आ रही है। तो देखिए आजम खां पहुंच गए हैं रामपुर, और अब रामपुर पहुंचने के बाद क्या, देखिए कुछ बड़े नेताओं से मुलाकात हो सकती है, ये खबर आ रही है। बेहद अहम रहेगा, क्योंकि अब आजम की मूवमेंट पे वो किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं,
इस पर तो चर्चे खैर जेल में भी थे, लेकिन अब वो बाहर हैं, रिहा हो चुके हैं, रामपुर पहुंच चुके हैं। कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और देखिए, इससे पहले कल आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों पर अपने विरोधियों पर एक के बाद एक कई वार किए। आजम खान ने कहा कि मेरी तबाही में अपने ही थे, अपने लोगों ने ही मेरे साथ जुल्म किया। आजम खान ने कहा कि भाजपा मुझसे इतनी घृणा क्यों करती है, नहीं जानता। इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं, उनमें बस मैं ये कह सकता हूँ। और वहीं आजम के जेल से बाहर आने के बाद अलग अलग पार्टियों के नेता उन्हें लेकर के क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। अपने मालिक हैं, अखिलेश जी अपने मालिक हैं। हम अखिलेश जी अगर कहेंगे कि साथ चलने के लिए तो हम साथ चलेंगे। अब वो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सरकार बनवाते रहे हैं, आते हैं तो मिलने तो जरूर जाएंगे, हम भी जाएंगे। देखिए, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो आज ये उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था वाला प्रदेश माना जाता है। ने समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से आजम खान साहब के साथ खड़ी थी और पूरा पैरवी करने का काम हुआ। 2 बार उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ, वो 2 बार भर्ती हुए आईसीयू में, वेदांता में। समाजवादी पार्टी ने पूरा उनका इलाज कराया, डॉक्टर तक बाहर से बुलाए और वो ठीक हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रयास किया था कि उनकी जेल में मौत हो जाए। तो सभी की बातें आपने सुनी। आजम खान रामपुर में ही मौजूद हैं, जिससे वो मिलते हैं, जिससे भी मुलाकात करेंगे। हर एक मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से बहुत अहम होगी और उस पर हमारी लगातार नजर है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्तार अंसारी एंड फैमिली की, जिस पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इसी क्रम में देर शाम मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से ईडी ने पूछताछ की। वो भी लंबी पूछताछ हुई है। प्रयागराज के ईडी दफ्तर में दोनों बेटों से कई घंटों की पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परिवार के बयान को दर्ज किया गया है। ईडी की टीम पहुंचती है देर रात और घंटों बातचीत करती है, सवाल करती है। इससे पहले मुख्तार के दूसरे भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के से करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी और विधायक के भतीजे शोएब अंसारी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है और कल दोनों बेटों से लंबी पूछताछ हुई। तो देखिए, ईडी का शिकंजा कसते जा रहा है, कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और लगातार पूछताछ के क्रम में करीबी रिश्ते। वहीं विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमानत पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब 31 मई को हाईकोर्ट मुख्तार अंसारी की जमानत पर कोई फैसला सुनाएगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मऊ के सराय लखनसी थाने में 24 अप्रैल 2021 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी। मुख्तार अंसारी ने विधायक निधि से स्कूल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्कूल मैनेजर बैजनाथ यादव को दिए थे और इस पूरे मामले में स्कूल मैनेजर बैजनाथ यादव के साथ विधायक प्रतिनिधि आनंद यादव को भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन दोनों इस पूरे मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब मुख्तार अंसारी की जमानत पर फैसला होने वाला है। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में जिला जज को इस केस को ट्रांसफर किया गया है। अगले 8 हफ्तों तक जिला जज को सुनवाई करनी होगी और पूरी करनी होगी सुनवाई पूरी होने तक सील रहेगी शिवलिंग वाला ये पूरा एरिया और आज दोनों पक्ष के वकील जिला जज को कर सकते हैं अप्रोच। ये बड़ी खबर आ रही है। आगे की तारीख के लिए दोनों पक्ष के वकील आज अप्रोच कर सकते हैं, रुख कर सकते हैं और वहां से बड़ी अपडेट जो आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अहम जानकारी ये है कि जिला जज के पास दोनों पक्ष के वकील आज पहुंच सकते हैं।
तारीख को लेकर के बातचीत हो सकती है, लेकिन जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, अहम ये रहेगा कि शिवलिंग वाला पूरा एरिया सील रहेगा। 8 हफ्तों के लिए जिला जज के पास ये केस मौजूद रहेगा, सुनवाई होगी। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत को यह केस ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा कि हम जिला जज पर सवाल नहीं उठा सकते, उनके पास 25 सालों का अनुभव है। और इसके साथ ही कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाले स्थान को सील रखने और मुस्लिमों को सीमित संख्या में नमाज पढ़ने देने और अलग स्थान पर वुजू करने के अपने अंतरिम आदेश को भी जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि 17 मई को लागू किया गया यह आदेश 8 सप्ताह यानी कि 17 जुलाई तक लागू रहेगा और उसके बाद ही इस मामले की शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। वहीं वाराणसी जिला कोर्ट में अब 6 जुलाई को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की रही, वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7/11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पताल के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां खामी मिलती है वहीं अधिकारियों को, कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगा रहे हैं। मन से बता शिवशक्ति दवाई यहाँ आती होगी, लोगों ने रखा है लोग को। अच्छा, शिवशक्ति की दवाई यहाँ लाते हो? शिवशक्ति ट्रांसपोर्ट है कंपनी का नाम, कंपनी हुआ में सप्लाई कर देते, कर्मचारी सप्लाई करते। तो शिवशक्ति दवाई कहाँ रखा दिखाओ? नहीं सर, दवाई नहीं, कर्मचारी सप्लाई। तो कौन चीज रखने जा रहे थे बताओ? अभी क्या उठाने जा रहे थे? नहीं जा सर, आपको देख के थोड़ा डर गए। नहीं तो डर नहीं, कहाँ ले जा रहे थे इधर? तो तुमने सर आपको देख सब लोग हट गए थे। इधर कहाँ जा रहे हो? परमानेंट यहीं रहते तुम? कैसा काम धाम चल रहा है? दवाई कंपनी वाले आते हैं? कितने लोग आते हैं? नहीं, 2-4 लोग आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से। बड़ी बड़ी गाड़ी में ट्रक की बात है? अरे ट्रक की नहीं, कारों क्या होती है? कारों से कौन आता है ये बताओ। कौन सा बता रहे हो? पैदल आते हैं? उधर बता रहा है। चलो कंपनी यहाँ से कोई नहीं आता, सब ऑफिस जाते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं आते हैं? यहाँ कोई मतलब ही नहीं। चलिए, जगह की कमी, स्टाफ की कमी, सब ऊपर भी तो क्वालिटी कंट्रोल है। कितना ऊपर है? कितना ऊपर है? 3 वो सामने, बहुत ऊपर है वो सामने। वो सामने कोई है वहाँ नहीं कर्मचारी? है, चलो देखते हैं। ये दवाई सब पैसे किस आए? तो हमारी दवाई है ना ये? जी जी, स्टोरेज दवाइयाँ है ना? जी जी। देखो भैया भैया देख लो, देखो भैया ये एक्सपायर नहीं है सर। एक्सपायर नहीं, ये क्वालिटी कंट्रोल की आई है? जी सर। ठीक है। तो मंत्री पद संभालते ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आगे बढ़ते इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, बलरामपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली और बुलेरो की टक्कर यहां पर हो गई है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत और 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा लिया गया, वहीं पर इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली और बुलेरो की टक्कर यहां पर हुई और 6 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग हादसे में घायल हुए हैं, जिनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। बलरामपुर से बड़ा हादसा यहां पर हुआ। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी सुशील जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुशील, सबसे पहले तो घायल जो हैं उनकी स्थिति कैसी है बताएं, और कैसे ये हादसा हुआ, क्या बता रही है पुलिस? ये आपको बता दें कि ये कल रात का मामला है और ट्रैक्टर ट्राली ईंट लदी हुई थी। बुलेरो में बाराती बारात जा रहे थे, अचानक दोनों में टक्कर हो गई है। ये घटना जो है वो तुलसीपुर और गैसड़ी मार्ग पे हुई है। इस घटना में कुल 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक की मौत जो है अस्पताल में हुई है। कुल अभी 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। ये बारात जा रही थी जो सोनपुर इसको पहुंचना था, लेकिन NH 730 पर यह घटना अचानक से हो गई। घटना इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते जो है लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मदद पहुंचने से पहले करीब 5 लोगों ने दम तोड़ दिया था, एक की मौत अस्पताल में हुई है। सूचना के बाद जब मौके पर पहुंची है पुलिस, तो करीब कई किलोमीटर का जाम लग चुका था NH 730 पर। किसी तरह बुलडोजर लगाकर उस
क्षतिग्रस्त बोलेरो को वहां से हटाया गया है, जिसके बाद जाम खुला है। पूरे मामले में एसपी राजेश सक्सेना ने खुद पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना था, साथ ही जो मृतक थे उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ठीक है सुशील, ठीक है, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी तफसील से देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है। गौर सिटी 2 में युवक युवती ने सुसाइड कर लिया है। दोनों ने 22वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी है। सुसाइड मामले में अब हड़कंप मचा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि दोनों युवक युवती 2 महीने पहले ही सोसाइटी में रहने आए थे। पुलिस अब इस पूरे मामले में तमाम बिंदुओं को खंगाल रही है, जांच कर रही है। 22वीं मंजिल से कूद करके दोनों ने जान दे दी है। गौर सिटी 2 से ये खबर है।